तालिबान और पाकिस्तान के बीच चल रही तकरार एक कदम और आगे बढ़ गई है। 15 जुलाई 2023 की सुबह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और लिखा, तालिबान दोहा एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रहा है, हम सख्त जवाब देंगे। इस पर तालिबान बिफर गया, बोला हमने दोहा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया था, पाकिस्तान के साथ नहीं, इसलिए हम पर उंगली उठाना बंद करें। जानेंगे दोहा एग्रीमेंट की पूरी कहानी क्या है और पाकिस्तान की नाराजगी की वजह क्या है। दूसरे चैप्टर में समझेंगे दुनिया भर में मौसम बेकाबू क्यों हुआ, किन देशों में क्या हालात हैं और रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल को दोबारा किसने उड़ाया। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी तालिबान पाकिस्तान तकरार और मौसम की मार की होगी। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये ट्वीट देखिए। ट्वीट उर्दू में है, हम हिंदी में भावानुवाद उसका बता रहे हैं। अफगानिस्तान पड़ोसी और दोस्त होने का धर्म नहीं निभा रहा है, वो दोहा एग्रीमेंट का पालन भी नहीं कर रहा। 50 से 60 लाख अफगान नागरिकों को पाकिस्तान ने 40-50 साल से शरण दी है। इसके बरक्स जो आतंकवादी पाकिस्तानियों का खून बहाते हैं, उन्हें अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी ज़मीन और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पाकिस्तान के आरोप पर तालिबान का बयान भी आया है, जवाब आया है। प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने BBC पश्तो को कहा, हमने दोहा एग्रीमेंट US के साथ किया था। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो रहा है। पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, अगर हमें सबूत दिया गया तो हम कार्रवाई करेंगे। 17 जुलाई को ख्वाजा आसिफ ने एक और ट्वीट किया, लिखा कि हम अपने इरादे पर कायम हैं, भले ही तालिबान आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखता हो, लेकिन हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी ने भी तालिबान पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि अफगान नागरिक पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। दरअसल 12 जुलाई को बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर 2 हमले हुए थे, इनमें 12 सैनिकों की मौत हुई। तब आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने घटनास्थल का दौरा किया था। इसके बाद मिलिट्री के मीडिया विंग ने तालिबान को दोहा एग्रीमेंट का पालन करने को कहा था। ख्वाजा आसिफ भी यही चीज़ दोहरा रहे हैं। लेकिन ये दोहा एग्रीमेंट है क्या और तालिबान ने क्या वादा किया था? दोहा दरअसल कतर की राजधानी है। इस जगह पर 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ था। इस डील के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर को खत्म करने का फैसला लिया। इस डील को 4 हिस्सों में बांटा गया। नंबर 1, युद्ध विराम। अमेरिका और तालिबान ने हिंसा कम करने का फैसला किया, कहा कि पूर्ण संघर्ष विराम पर बाद में बात होगी। नंबर 2, अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी। अमेरिका ने अपने और सहयोगी देशों के सभी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए 14 महीने की डेडलाइन तय कर दी। नंबर 3 था बिंदु, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच बातचीत का। तालिबान ने तत्कालीन अशरफ गनी सरकार से नेगोशिएट करने की बात कही। इस बातचीत में अमेरिका, अफगानिस्तान और तालिबान के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे। नंबर 4, आतंकी हमलों से सुरक्षा का भरोसा। तालिबान ने वादा किया कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ नहीं होने देगा, अपनी ज़मीन पर आतंकवादियों को पनाह भी नहीं देगा। इन सब के अलावा अमेरिका ने महिलाओं के बुनियादी अधिकारों की रक्षा का वादा भी लिया था। इस डील का नतीजा क्या निकला? युद्ध विराम कभी सफल नहीं हुआ। तालिबान ने कहा था कि अगर 14 महीने के अंदर विदेशी सैनिक बाहर नहीं गए तो वो उन पर हमला शुरू कर देगा। डेडलाइन का वादा पूरा नहीं हो पाया। मई 2021 में अमेरिका ने नई डेडलाइन दी, अगस्त 2021 की। उससे पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर प्रांतों पर कब्जा जमा लिया था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में लिया। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे। यही वजह रही कि इंट्रा अफगान यानी तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच समझौता कभी पूरा नहीं हो पाया। डील के मुताबिक 30 अगस्त 2021 को आखिरी विदेशी सैनिक ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। दोहा एग्रीमेंट का जो चौथा हिस्सा था उस पर सबकी नज़र बनी रही। तालिबान ने वादा किया था कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ नहीं होने देगा। इसी को आधार बनाकर 2001 में अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से हटाया था। उस समय तालिबान पर 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम लगा हुआ था। अगस्त 2021 में तालिबान का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। इससे दुनिया के अधिकतर देश नाराज थे। उन्हें आतंकी हमलों के बढ़ने का डर था, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान में खुशी का माहौल था। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान बोले कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। सितंबर 2021 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया फैज़ हमीद ने काबुल का दौरा किया।
उन्होंने तालिबान की इंटरनल मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेशनल फोरम्स में तालिबान का पक्ष रखा, तालिबान को मान्यता दिलाने की भरसक कोशिश भी की और ऐसा लग रहा था कि वो तालिबान को अपनी छत्र छाया में रखने का प्लान बना रहे हैं। इसके पीछे पाकिस्तान के 3 बड़े मकसद बताए गए। पहला, डूरन लाइन को मान्यता दिलाना। ये किस्सा क्या है? नवंबर 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई। इसे कहा गया डूरन लाइन। जिस समय समझौता हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, पाकिस्तान नहीं था, एक यूनिफाइड इंडिया था। 1919 में अफगानिस्तान ब्रिटेन के कंट्रोल से निकल गया। फिर 1947 में भारत का विभाजन हुआ और तब बना पाकिस्तान। इसके बाद डूरन लाइन भारत के बजाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बन गई। 1947 के बाद से अफगानिस्तान ने डूरन लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। उनका कहना था कि ये 2 भाइयों के बीच पड़ी नफरत की एक दीवार है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि समर्थन के बदले तालिबान डूरन लाइन को मान्यता दे देगा। दूसरा, बार्गेनिंग पावर। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आशंकाओं को हमेशा से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे कोल्ड वॉर में सोवियत संघ का डर दिखाकर यूएस ने कई देशों को अपने पाले में खींच लिया कि यूएस आ जाएगा, कॉमरेड आ जाएगा। 2003 में केमिकल हमले का डर दिखाकर अमेरिका ने इराक पर हमला किया, जो बाद में पता चला कि वहां था ही नहीं, और उसे पश्चिमी देशों का समर्थन तब मिला था। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, भले ही अमेरिका ने उससे समझौता कर लिया हो, लेकिन उसका डर हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि 9/11 की जो इमेजेस हैं वो अभी लोगों के दिमाग से गई नहीं है, क्योंकि तालिबान के शहर में रहकर ही अलकायदा और लादेन ने 9/11 जैसा भीषण हमला किया था। अमेरिका तालिबान पर नजर तो रखेगा, लेकिन फिर से अफगानिस्तान में सेना उतारने से वो बचेगा ही। किसी भी देश ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, यानी सीधे तौर पर तालिबान से उनकी बातचीत नहीं होती है। पाकिस्तान की इच्छा थी कि वो इस वैक्यूम को भरे। किसी भी देश को तालिबान तक अपनी बात पहुंचानी हो या किसी तरह का दबाव डालना हो तो वो पाकिस्तान होकर जाए। और तीसरा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से सुरक्षा। यह आंतरिक सुरक्षा का विषय है पाकिस्तान के लिए। टीटीपी को पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। यह संगठन पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। उसके और भी मकसद हैं जिन पर पाकिस्तान सरकार राजी नहीं। इसको लेकर दोनों धड़ों में लड़ाई होती रहती है। 2015 में पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन चलाकर टीटीपी को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। टीटीपी के लड़ाके भागकर अफगानिस्तान में छिप गए। उन्हें तालिबान का संरक्षण भी मिला हुआ था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान के आने से टीटीपी की समस्या को सुलझा लिया जाएगा, कि अगर बड़े भाई से बात हो रही तो वो टीटीपी को एक हिंट देंगे। एक तो तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट में वादा किया था, दूसरा पाकिस्तान उसको अपना दोस्त मानता था। उनको लगा कि अब सब कंट्रोल में ही रहेगा, मगर जल्दी ही पाकिस्तान के हसीन सपने ध्वस्त हुए। पाकिस्तान लंबे समय से डूरन लाइन पर फेंस लगा रहा है। मकसद ये कि इसे आतंकवादियों की घुसपैठ से रोका जाए और धीरे धीरे इसे सॉलिडिफाई कर दिया जाए, मनवा लिया जाए कि यह इंटरनेशनल बाउंड्री है। तालिबान के आने के बाद उसने फेंसिंग का काम आगे बढ़ा है, लेकिन इस बार तालिबानी सैनिकों ने काम रुकवाया। धमकी भी दी कि अगर फेंसिंग की तो बुरा नतीजा भुगतना होगा। तब से दोनों पक्षों के बीच क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार बॉर्डर पर ताला भी लगाना पड़ा। जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स है वहां दोनों तरफ के कई सैनिक और आम लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं। पाकिस्तान की दूसरी और संभवतः सबसे बड़ी उम्मीद टीटीपी से जुड़ी थी, लेकिन ये भी टूटी। पहले तो तालिबान ने अपनी मध्यस्थता में टीटीपी और पाकिस्तान के बीच डील करवाई, मगर अक्टूबर 2022 में टीटीपी ने संघर्ष विराम का समझौता छोड़ दिया। उसके बाद से टीटीपी ने पाकिस्तान में कई बड़े आतंकवादी हमले किए हैं। द सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2023 के बीच पाकिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों में 267 सैनिक अब तक मारे गए हैं। इनमें से अधिकतर हमलों के पीछे टीटीपी का ही हाथ बताया जाता है। CRSS ने लिखा है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो साल के अंत तक हताहतों की संख्या दोगुनी भी हो सकती है। जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं उस हिसाब से ये संख्या कई गुना ऊपर जा सकती है। 12 जुलाई को 5 आतंकवादियों ने बलूचिस्तान में आर्मी के एक बेस में घुसपैठ की कोशिश की। फिर मुठभेड़ हुई जिसमें 5 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया, मार दिया गया। पाकिस्तान की आर्मी को 9 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा। एक आम नागरिक की भी जान गई। इसकी जिम्मेदारी तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने ली। इसका संबंध भी टीटीपी से ही बताया जाता है। उसी रोज एक और आतंकवादी हमले में 3 और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसी के बाद आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने हिंसा वाले इलाकों का दौरा किया। सेना ने हमलों में अफगान नागरिकों के शामिल होने का इल्जाम लगाया था। अपील की थी कि तालिबान दोहा एग्रीमेंट का पालन करे।
इसके बाद ही ख्वाजा आसिफ ने भी वही अपील दोहराई। ये तो पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया। जैसे हमने शुरुआत में बताया, दोहा एग्रीमेंट में तालिबान ने वादा किया था कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल यूएस और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान कहता है कि उसने अपने वादे का पालन किया है, मगर पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान ने टीटीपी को शरण दी हुई है और आतंकवादी हमले करने में वो मदद भी कर रहा है। तालिबान कहता है सबूत दो, तब वो स्वीकार करेंगे। यही बात उसने लादेन वाले मामले में भी कही थी कि सबूत अगर दिए जाएंगे तो उसको सौंप दिया जाएगा। लेकिन उसी बीच अमेरिका ने हमला ही कर दिया था अफगानिस्तान पे और फिर डिपोज किया गया तालिबान को। यह अलग बात है कि उसे 20 बरस बाद हार कर वापिस भी जाना पड़ा। ऐसे में यह सवाल उठ जाता है कि क्या पाकिस्तान अब टीटीपी को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करेगा या कर भी सकता है। जानकारों का कहना है कि इसकी संभावना बहुत कम है। पाकिस्तान तालिबान से मोर्चा लेने के लिए तैयार नहीं है एज ऑफ नाउ। पहली बात, वो तालिबान में बची खुची उम्मीद नहीं खोना चाहता कि जो गुडविल अभी बची है उसको आप कंजर्व कर लीजिए, बचा के रखिए। दूसरी बात, आर्थिक संकट के दौर में वो युद्ध का बोझ उठाने की स्थिति में भी नहीं है। पाकिस्तान के चैप्टर को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं, जो कि यूक्रेन से आई है। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला कर्च पुल फिर से एक हमले का शिकार हुआ है और इस बार हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, एक व्यक्ति घायल भी है। रूस ने इस हमले का जिम्मेदार पिछली बार की ही तरह यूक्रेन को बताया है। यूक्रेन की तरफ से अभी तक कोई बयान आया नहीं है। रूस की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि इसमें पुल के सड़क वाले हिस्से को नुकसान हुआ है, पुल के पिलर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस का एक फेमस टेलीग्राम चैनल है ग्रे जोन नाम से। ये चैनल वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इसी चैनल पर कहा जा रहा है कि पुल पर हमला एक अंडर वाटर ड्रोन से किया गया होगा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीओ से जुड़े एक सूत्र ने बीबीसी रशिया को बताया कि उसने ही यूक्रेन की नेवी के साथ मिलकर यह हमला अंजाम दिया है। यूक्रेनी मीडिया में भी इसी तरह की बात चल रही है। हालांकि बीबीसी ने इस दावे की पुष्टि अभी नहीं की है। अब यह हमला हुआ कब? रूसी टेलीग्राम चैनल्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला 17 जुलाई की सुबह लगभग 3 बजे हुआ। पहला धमाका 3 बजे और दूसरा धमाका 3:20 पर हुआ। फिलहाल पुल पर आवाजाही बंद रखी गई है। रूस ने हमले की जांच शुरू कर दी है, कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। कर्च पुल पर हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 को भी पुल पर धमाका हुआ था। इसमें तब 4 लोग मारे गए थे। रूस ने उसका आरोप भी यूक्रेन पर लगाया था, लेकिन यूक्रेन ने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की थी। अब कर्च पुल का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। कर्च का पुल जो है रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। 19 किलोमीटर लंबी संरचना में सड़क और रेल दोनों तरह के पुल हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने यहाँ रोपवे बनाया था। माने रस्सी के सहारे ये रास्ता डोलियों पर पार किया जाता था। 1943 में यहाँ सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। 1944 में सोवियत संघ ने फिर से पुल बनाने की कोशिश की। 4.3 किलोमीटर का पुल बना भी, लेकिन वो पानी के बहाव से टूट गया। फिर आया 2014 का साल। रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और उसे अपना प्रांत घोषित किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस विलय को मान्यता नहीं देती है आज भी, लेकिन डिफैक्टो वो है तो रूस के ही पास। यूक्रेन भी क्रीमिया को वापस लौटाने की मांग करता रहता है, लेकिन रूस तैयार नहीं है इसके लिए। वो लगातार अपना दखल बढ़ा रहा है। इसी कोशिश के तहत 2015 में पुतिन ने पुल बनाने का ठेका अपने एक करीबी मित्र की कंपनी को दिया था, एक ओलिगार्क। दिसंबर 2019 तक पूरा पुल बनकर तैयार हो गया। फिर फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तब से ये पुल यूक्रेन के निशाने पर है। अब प्राकृतिक आपदाओं की अपडेट आपको दे देते हैं। ढहते पहाड़, मलबे के नीचे दबी गाड़ियां, अथाह पानी के बीच घिरे शहर, अपनी जमा पूंजी लादे पांव के नीचे जमीन तलाशते लोग। पिछले कुछ समय से नज़ारा उत्तर भारत के राज्यों ने खूब देखा है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। अनुमान से अधिक बारिश और मिसमैनेजमेंट ने तहलका मचा रखा है। हालांकि मौसम की मार भारत तक सीमित नहीं है। एशिया से लेकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। कहाँ क्या हुआ, फिलहाल ये जान लें। साउथ कोरिया में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। अब तक 40 लोगों की जान जाने की खबर है। सबसे बड़ी दुर्घटना एक सुरंग में पानी भरने से हो गई। चियोंगजू प्रांत में एक सुरंग में 15 जुलाई की रात अचानक पानी भर गया। इसके चलते कई गाड़ियां अंदर फंस गईं। जब तक रेस्क्यू टीम लोगों तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग से 13 लोगों की लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। आशंका है कि हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है। जापान में बाढ़ ने 6 लोगों की जान ली है। पाकिस्तान, कंबोडिया, चीन, फिलीपींस में भी बाढ़ और भूस्खलन कहर ढा रहे हैं। अमेरिका में हीट वेव का कहर बरप रहा है। कई शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। धरती के सबसे गर्म स्थानों में से एक कैलिफोर्निया की डेथ वैली में पारा
53.33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कनाडा के जंगलों में फिर से आग लग गई है। 16 जुलाई को आग बुझाने के दौरान दूसरे फायर फाइटर की मौत हुई। अब तक आगजनी के चलते लगभग 2.5 करोड़ एकड़ जमीन जलकर खाक हो चुकी है। स्पेन, इटली और पुर्तगाल में लू चल रही है। इटली के 16 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन सारी खबरों के साथ आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।